चलिए हम बात करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। तो बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, यानी जो बुक कीपिंग है अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। तो बुक कीपिंग के अंदर जो अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, जो अकाउंटिंग करने का जो प्रक्रिया है, उसमें से जो 4 स्टेप हैं वो बुक कीपिंग के अंदर ही रखा गया है। तो प्रथम है आइडेंटिफाई करना, यानी बिजनेस के लेन देन को पहचान करना, और फिर मेजरमेंट करना, यानी बिजनेस के लेन देन को मेजर करना पैसे के रूप में, मनी के टर्म में, और फिर रिकॉर्डिंग करना जर्नल बुक में, और फिर क्लासीफाई करना यानी लेजर बुक में, ठीक है, पोस्टिंग कर देना। तो इस 4 स्टेप को हम बुक कीपिंग के अंदर ही रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक यह है बुक कीपिंग। और जो समराइजिंग है, समराइजिंग करना यानी समरी बनाना, ठीक है, और फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, और फिर कम्युनिकेटिंग करना, ठीक है। तो ये 3 स्टेप को हम अकाउंटिंग के अंदर रखे हैं। है तो पूरा अकाउंटिंग, ये जो 7 स्टेप है ये पूरा अकाउंटिंग ही है, मगर हम अंतर निकालेंगे तो 3 स्टेप को हम रखे हैं अकाउंटिंग के अंदर। समराइजिंग करना यानी समरी बनाना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, और फिर कम्युनिकेटिंग करना। तो यहाँ पर ये तीनों अकाउंटिंग के अंदर रखा गया है। और अगला अंतर है जो बुक कीपिंग है, ये प्राइमरी स्टेज है, यानी पहले आपको बुक कीपिंग करना ही पड़ेगा। और वहीं पर जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। तो बुक कीपिंग ख़त्म होने के बाद अकाउंटिंग हम करेंगे। जो अकाउंटिंग है ये सेकेंडरी स्टेज रहेगा। और जो बुक कीपिंग है इसको जूनियर स्टाफ द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और वहीं अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। और जो बुक कीपिंग है ये एक रूटीन जॉब है, वही डेली आपको बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना है। तो जो बुक कीपिंग है एक रूटीन जॉब है। और वहीं पर जो अकाउंटिंग है ये एक एनालिटिकल जॉब है। अकाउंटिंग करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है। और जो बुक कीपिंग है इसको करने के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, ठीक है। और जबकि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करने के लिए आपको आपके पास स्पेशल स्किल्स चाहिए, रिक्वायर होता है। तो इनमें ये अंतर हैं, इसको आप देख पाएंगे। अगला टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग के जो प्रोसेस हैं तो सभी प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, तभी जाकर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनेगा। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि 3 आपके स्टेटमेंट हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। प्रथम है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट या लॉस, और फिर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, और फिर है कैश फ्लो, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन कौन हैं। तो इसमें आपके दो कैटेगरी हम इसमें बनाते हैं। प्रथम रहते हैं इंटरनल यूजर्स और सेकंड रहते हैं
एक्सटर्नल यूजर्स। तो जिनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है देखने का। तो वो होते हैं इंटरनल यूजर। जैसे आपका ओनर है और फिर मैनेजमेंट है, तो ये हैं आपका इंटरनल यूजर्स। और फिर आता है एक्सटर्नल यूजर। तो जिनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, ठीक है, उनके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने का, तो वे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे आपका बैंक है, पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है, तो ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, गवर्नमेंट है। अगला टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टर होंगे। तो प्रथम रहेगा रिलायबिलिटी, यानी ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके। और अगला है रेलिवेंस, इसका मतलब है जितना ज़रूरत हो, तो यूजर को उतना ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए जितना कि यूजर को ज़रूरत हो, क्योंकि यूजर को फ्यूचर में डिसीजन लेने होते हैं। अगला आपका रहेगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि यूजर को समझ में आना चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझने योग्य होना चाहिए। अगला है कंपेरेबिलिटी। तो ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जिसको कंपेयर किया जा सके खुद से या किसी दूसरे से। तो इसमें आते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है, तो दो कंपनी लेते हैं, तो एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट है 2025-26 में 50 लाख इसका प्रॉफिट है, और वहीं पर बी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है 2025-26 में है 60 लाख। तो दोनों जो कि एक दूसरे से कंपेयर किए हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। और अगला है इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो सपोज जो ए लिमिटेड है, ए खुद से ही अपने से ही कंपेयर किया है, तो इसे बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो सपोज जो ए लिमिटेड है, इसकी 2025-26 में वही जो आपने सुना है, इसका जो प्रॉफिट है 50 लाख है, और पिछले वर्ष में जाते हैं 2024-25 में इसकी जो प्रॉफिट है वह 40 लाख है। तो ये जो कंपनी है अपने से ही खुद से ही यहाँ पर कंपेयर किया है, तो इसे बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।